हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी, जो आपके कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। शानदार तभी होगा जब आप शुरुआत से अंत तक हमारे साथ में बने रहेंगे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बिना आप वीडियो को स्किप किए हुए कॉपी पेन लेकर मेरे साथ बैठ जाइए और ध्यान से समझिए। एक एक टॉपिक हम आपके लिए बिल्कुल एकदम नॉर्मल, एकदम मक्खन कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? बस आपसे आग्रह ये है कि पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि जब कुछ स्टार्टिंग में, चाहे जो भी चीज़ हो, स्टार्टिंग में अगर कुछ चीज़ समझते हो तो थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन जब धीरे धीरे और भी ज़्यादा समझते जाते हो तो समझ में आने लगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप पूरा लेक्चर देख लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है? व्यतिकरण पढ़ना। क्या पढ़ना है? व्यतिकरण पढ़ना है। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस ये आपसे एक गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगे और समझ में आ जाए तो बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलें, स्टार्ट किया जा रहा है। देखो, होता क्या है कि व्यतिकरण इस चैप्टर का टॉपिक है। व्यतिकरण होता क्या है? देखो, पहली बात तो देखो, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है। जो हमारा प्रकाश होता है उसको तरंग के रूप में माना गया है। ठीक है, किसके रूप माना गया है? तरंग के रूप माना गया है। और इन्हीं के थ्योरी के आधार पर एक मतलब घटना बनाई गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? यहाँ पर व्यतिकरण रखा गया है। ठीक है, इसी व्यतिकरण को हमको समझना है होता क्या है। और अगर कहीं पर आपको दोबारा मतलब सुनना होगा या रिपीट देखना होगा तो वीडियो को बैक करके एक बार उसको फिर से आप देख लीजिएगा, आपको आवाज़ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है क्या? व्यतिकरण। क्या है यहाँ से? व्यतिकरण। देखते हैं व्यतिकरण होता क्या है। तो ध्यान दीजिए थोड़े बातों को। व्यतिकरण समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पर दो प्रकाश तरंगें होनी चाहिए। कितनी प्रकाश तरंगें होनी चाहिए? दो प्रकाश तरंगें होनी चाहिए। ठीक है, कितनी प्रकाश तरंगें होनी चाहिए? दो प्रकाश तरंगें होनी चाहिए। और ये जो दो प्रकाश तरंगें हैं ना, इनकी जो आवृत्ति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एक समान। क्या होनी चाहिए? एक समान आवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, जो यहाँ दो प्रकाश तरंगें आपको दिख रही हैं, इनकी जो आवृत्ति होनी चाहिए वो एक समान होनी चाहिए। ठीक है, देखिए थोड़ा मोड़ा शोरगुल हो सकता है क्योंकि आज बारिश का मौसम है, तो बारिश हो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा बड़ा आप शोरगुल हो सकता है, लेकिन ध्यान समझिएगा तो आपको समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, तो व्यतिकरण समझने के लिए सबसे पहले कितनी तरंगें होनी चाहिए? दो प्रकाश तरंगें होनी चाहिए। और इन दोनों प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो क्या होनी चाहिए? एक समान आवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ में आया। और ये जो दो प्रकाश तरंगें हैं ना, ये एक ही दिशा में गतिशील होनी चाहिए। किस दिशा में? ये एक ही दिशा में गतिशील होनी चाहिए, यानी गति करनी चाहिए। एक ही दिशा में क्या करे? गति करे। बात समझ में आ रहा है? दो प्रकाश तरंगें जिनकी आवृत्ति एक समान है और एक ही दिशा में जब गति करती है तो आगे चलकर, यानी गति करके आगे चलकर ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अध्यारोपित हो जाती हैं। बात समझिएगा अच्छे से। ठीक है, अभी मैं परिभाषा भी लिखवाऊंगा, अभी आपको समझाया जा रहा है बस। ठीक है, तो व्यतिकरण समझने के लिए यहाँ पर दो प्रकाश तरंगें होनी चाहिए। जो थ्योरी बनाई गई, कितनी प्रकाश तरंगें? दो प्रकाश तरंगें होनी चाहिए और जिनकी आवृत्ति समान। अभी आवृत्ति क्या होता है सब लोग जानते हो, अभी बताता हूँ आवृत्ति क्या होता है। ठीक है, दो प्रकाश तरंगें जिनकी आवृत्ति एक समान होनी चाहिए। ठीक है, जब वो एक ही दिशा में चलें। ठीक है, क्या हो? एक ही दिशा में गति करें तो आगे जाकर क्या होती हैं? अध्यारोपित हो जाती हैं। अध्यारोपित मतलब एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं, उसको बोलते हैं अध्यारोपित हो जाना। ठीक है, जब अध्यारोपित होती हैं तो वहाँ पर दो घटना घटती है। कितनी घटना घटती है? यहाँ पर
दो घटना घटती है। कितनी घटना घटती है? दो घटना। एक जगह जो प्रकाश होता है उसकी जो तीव्रता होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती एक जगह क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। और दूसरी जो घटना घटती है वहाँ पर जो प्रकाश होगा और जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी? न्यूनतम होगी। बात समझ में आ रहा? जब ये दो प्रकाश तरंगे एक समान जिनकी आवृत्ति है, एक ही दिशा में गति करती है, तो गति करने के बाद वो अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित होने पर दो घटनाएं घटती हैं। एक घटना क्या घटेगी? प्रकाश तीव्रता अधिकतम होगी, एक जगह प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होगी। जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसको बोलते हैं समपोषी। क्या बोलते हैं? समपोषी बोलते हैं। और जहाँ पर प्रकाश तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है, उसको क्या बोलते हैं? विनाशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाशी बोलते हैं। समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। और जब इतना कुछ होने के बाद यही कुल संपूर्ण घटना, यही कुल संपूर्ण थ्योरी, यही कुल परिपूर्ण घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती। यही कुल क्या कहलाता है हमारा सब? ये सब क्या कहलाता है हमारा? व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। क्या बात समझ में आया? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग फिगर यानी चित्र के द्वारा समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कहीं पर दिक्कत नहीं है। फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आई होगी क्या? कि व्यतिकरण के लिए दो प्रकाश तरंगे, मैं देखो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। क्या? जब दो प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति एक समान होती है, वो एक ही दिशा में गति करती हैं, तो अध्यारोपित होने पर दो घटनाएं घटती हैं। एक प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है जिसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। एक पर क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है जिसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और यही कुल संपूर्ण घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। बात समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूँ। क्या? देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे तो माइंड में आपके सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से बात बताता हूँ। क्या? ऐसा भी बोल सकते हो, एक समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, एक समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गति करके अध्यारोपित होती हैं, एक ही दिशा में गति करके अध्यारोपित होती हैं, तो वहाँ पर दो घटनाएं घटती हैं। जिस जगह पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिस जगह प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और यही संपूर्ण घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। बात समझ में आया? अब उम्मीद करता हूँ आप परिभाषा लिख सकते हो। चलिए लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखते चलिए, लिखिए, ठीक है। लिखिए, एक समान आवृत्ति की, एक समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें, एक समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जब एक ही दिशा में गति करते हुए, जब एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो दो घटनाएं घटती हैं, तो दो घटनाएं घटती हैं। जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, उस घटना को समपोषी, उस घटना को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, और जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, उस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और यही संपूर्ण घटना व्यतिकरण कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसकी परिभाषा लिख भी लिए होंगे। अब ध्यान समझिए,
अब इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या समपोषी कैसे विनाशी। ठीक है, चला जाए। अब ध्यान दीजिए, ठीक, इसको यहाँ से मिटा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं एक प्रकाश तरंग ये हो, ये एक प्रकाश तरंग हो गई। ठीक है, इस प्रकाश तरंग को क्या मान लिया, y1, और प्लस एक प्रकाश तरंग ये हो गई, इसको क्या मान लिया, इसको y2 मान लिया। ठीक है, अब देखो, देखने में दोनों चित्र एक ही हैं। ठीक है, बस अब ये चित्र है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है चित्र। तो देखो कितनी प्रकाश तरंगें हैं, 2 प्रकाश तरंगें हैं, जिनकी आवृत्ति मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है यही कहलाता है आवृत्ति। इनकी आवृत्ति क्या है, समान है। देखो यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, इनको बोलते हैं इनकी आवृत्ति समान है। ये एक ही दिशा में है। ठीक है, जब एक ही दिशा में तो आगे चल के होती क्या है, ये अध्यारोपित हो जाती है। अध्यारोपित मतलब कुछ ऐसा, कैसा, सुनो ध्यान से, ये वाला हिस्सा प्लस होता है, ये वाला हिस्सा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, सब जानते हो। ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या, जब अध्यारोपित होंगी ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, इनकी जो तीव्रता होगी प्रकाश की वो बड़ी हो जाएगी, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम। इसका आयाम, क्योंकि ये प्लस है, इसका आयाम मिलकर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसका माइनस मिलकर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये हो गई क्या, ये तो हो गया पहली प्रकाश तरंग, ये हो गई दूसरी प्रकाश तरंग। इसको बोलेंगे परिणामी प्रकाश तरंग। क्या बोलेंगे, परिणामी तरंग बोलेंगे। परिणामी तरंग हम लोग y से लिख दिए। कैसे प्राप्त हुआ आपका, y1 + y2। कैसे प्राप्त हुआ, y1 + y2 प्राप्त हुआ। बात समझ में आया। कितनी प्रकाश तरंगें हैं, 2 प्रकाश तरंगें हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, एक समान आवृत्ति भी है। तो जब अध्यारोपित होती हैं तो इसका प्लस मिलकर ये हो गया, इसका माइनस मिलकर ये बड़ा सा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तीव्रता अधिक हो रही। कैसे, क्योंकि इसको आयाम को हम लोग नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिए A1। ठीक है, इनका आयाम अलग अलग, इनको A1 नाम दे दिए, इसको क्या दे दिया यहाँ से, इसका नाम दे दिए A2। ऐसे A1 और A2। तो अब जब ये मिले तो क्या बन गया, यहाँ से ये बन गया A1 + A2। जब A1 + A2 है, इसका मतलब क्या, इनकी तीव्रता क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीव्रता अधिकतम है। जब तीव्रता अधिकतम होता है तो यहाँ पर कौन सी घटना घट रही है, समपोषी। कितनी का होगा, समपोषी। ठीक है, कौन सी घटना घट रही है, समपोषी घटना घट रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल। एक प्रकाश तरंग ये हो गई, ठीक है, और दूसरी प्रकाश तरंगे हमारी ये हो गई। ठीक है, ये ऐसे। बात समझ में आया। एक प्रकाश तरंग ये, एक प्रकाश तरंग ये। अब ध्यान रखना, ये प्लस, ये माइनस, और ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ से पहले देखो, ये प्लस इस माइनस को नष्ट कर देगा, ये माइनस ये प्लस को नष्ट कर देगा, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला जुड़ता है, नीचे वाला केस में होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला पहला होना चाहिए, लेकिन पहला ये है तो इसलिए जुड़ गया। यहाँ पर देखो, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। बात समझ में आया, ये प्लस है और क्या है, ये माइनस है। तो क्या हुआ, जब इनको मिलाओगे, ये प्लस इस माइनस से नष्ट हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस से नष्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। यानी जब ये देखो कितनी प्रकाश तरंगे, 2 प्रकाश तरंगे, यहाँ भी वही है, y1, यहाँ क्या है, y2 है। ठीक है, जब एक दिशा में अध्यारोपित होंगी तो जाहिर सी बात है ये वाला प्लस इससे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पहला वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से के साथ, दूसरा वाला हिस्सा दूसरे वाले हिस्से के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस इस माइनस को नष्ट करके इनकी जो तीव्रता होगी वो कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और ये प्लस इस माइनस को नष्ट कर दी हो जाएगा। तो इनका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, A1 हो गया, तो ये कौन सा हो गया हमारा A2। तो इस केस में क्या मिल रहा है आपको, A1 - A2 मिल रहा है।
A1 माइनस A2 मिलने का मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो तीव्रता है वो तीव्रता क्या हो रही है, न्यूनतम हो जा रही है। क्या हो रही है, न्यूनतम हो रही है। जब न्यूनतम होते है इस घटना कौन सी कहलाती है, विनाशी कहलाती है। क्या कहलाती है, विनाशी कहलाती है। बात समझ में आया। अब बताओ, अब अगर मैं मीनिंग हिसाब से यानी परिभाषा से आ जाऊँ, क्या दो प्रकाश तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति समान है, एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं, एक दिशा में गति करती हैं तो अध्यारोपित होती हैं। दो घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रही हैं, एक जगह तीव्रता अधिकतम हो जा रही है, एक जगह तीव्रता न्यूनतम हो जा रही है। इस केस में तीव्रता अधिकतम हो रही, इस केस में तीव्रता न्यूनतम हो रही है। जब तीव्रता अधिकतम होती है उसको क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण। जब तीव्रता न्यूनतम होती है उसे बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। और यही कुल घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये प्रकाश तरंगें ऐसे चलती हैं, ठीक है, ये सब प्रकाश तरंगें हैं, ठीक है, ऐसे चलती हैं। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है क्या, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं हम लोग। चेक करते हैं क्या सच में A1 प्लस A2 की तीव्रता अधिकतम होती तभी समपोषी होता है, क्या सच में A1 माइनस A2 तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इसका हम लोग करते हैं गणितीय विवेचना। क्या करते हैं, गणितीय विवेचना बोलो चाहे गणितीय विश्लेषण बोलो। बात समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं गणितीय विश्लेषण की बात करते हैं, जहाँ पर आपको प्रूफ करके ये दिखाना होगा कि वहाँ पर A1 A2 के लिए तीव्रता अधिकतम होती है, A1 माइनस A2 के लिए तीव्रता न्यूनतम हो। तो ये समझो एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है गणितीय विश्लेषण। स्टार्ट किया जाए। देखो जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं उनको शायद समझने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं कहीं पर उनको समस्याएं आ सकती हैं। तो लेकिन हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे लगातार तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और भाई देखो डेरिवेशन ही है तो एक बार में तो आता नहीं, एक बार दो बार तीन बार आप लगाते रहिए, वीडियो बना ही रहेगा, आप उसको एक बार दो बार देखते रहिएगा और प्रॉब्लम कहीं पर नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स करते हैं गणितीय विश्लेषण। देखिए भैया ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो शायद प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में, ठीक है। यहाँ पर देखो कितनी प्रकाश तरंगें थी, दो हैं, तो एक को मान लेते हैं y1 बराबर A1 साइन ओमेगा t। ये हो गया y1 बराबर A1 साइन ओमेगा t, ठीक है। और अगले को क्या मान लेते हैं, y2 बराबर A2 और साइन ओमेगा t और प्लस 5, ठीक है। देखो मुझे पता है प्रॉब्लम लगी है आपको, ठीक है, कि ये सर ये कहाँ से आ गया। देखो ध्यान दीजिएगा, ये जो डायग्राम होता है ये ऐसा, ये साइन का होता है, किसका होता है, ये साइन का होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है वो साइन का होता है, ठीक है। तो पहली प्रकाश तरंगे तो y1 मान लिया, इनका आयाम A1 है तो मतलब इनका आयाम को A1 मान लिया, ये साइन हो गया। ओमेगा t होता है कोण, ये कला को किसको प्रदर्शित करता है, कला को। ये किसको दिखाता है, कोण को दिखाता है ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा होता है कोणीय आवृत्ति होता है, ठीक है। यहाँ पर इनको ओमेगा टी लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी प्रकाश तरंगे y2 हो गया, इनका आयाम A2 हो गया, यहाँ पर साइन हो, यहाँ पर ओमेगा टी। यहाँ पर क्या है, फाई को बोलते हैं, देखो ध्यान दो, इस वाले से ओमेगा टी से क्या अंतर दिख रहा है, यहाँ पर फाई कोण का अंतर दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कला, इन सबको क्या बोलते हैं, कला। कला मतलब क्या होता है कि ये जो ओमेगा टी है इस वाले तरंग से ओमेगा टी प्लस फाई का अंतर है। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर इसको बोलते हैं कला, कला मतलब होता है कोण, ठीक है। यहाँ पर y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी में इसमें किसका अंतर है, इसमें केवल फाई का अंतर है। अब फाई क्या है, हमारा कला है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कलांतर। तो यहाँ पर फाई को क्या बोला जाता है, फाई होता है यहाँ पर कलांतर। कलांतर मतलब क्या होता है, कला का अंतर, कला मतलब कोणों का अंतर, क्या होता है, कोणों का अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले वाले में ओमेगा टी कोण है, इस वाले में ओमेगा टी प्लस फाई है। कितना अधिक है, प्लस फाई है, तो प्लस फाई क्या है, अंतर है भाई, इससे इतना अंतर है, इससे ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कलांतर बोलते हैं। और देखो कला क्या होती है, देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैं हूँ, ये अरे मैं समझे इसको, ठीक है, मैं यहाँ से चला बराबर एकदम चल रहा हूँ, अब यहाँ पर एक बंदा और है,
ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, एकदम बराबर में चल रहा है। तो हम दोनों एकदम देखो एकदम बराबर में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलांतर मिलेगा, यानी यहाँ पर जो फाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगी। कितना मिलेगी, 0 डिग्री में। क्यों, क्योंकि हम दोनों लगातार एक साथ में एक सीरीज में चल रहे हैं, एकदम साथ में चल रहे हैं एकदम। तो यहाँ पर क्या होगा, फाई का मान क्या होगा, 0 हो जाए, क्योंकि इसमें जो कला है उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। बात समझ में आ रहा, यानी कला आगे पीछे नहीं, कोण बना कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो, ऐसे यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या कि y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t, इस वाले से इसमें कितना अंतर है, फाई का अंतर है। तो फाई क्या है, कला है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कलांतर हो गया। बात समझ में आ गई। चलो तो क्या करेंगे, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t, दूसरा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। बात समझ में आया। अब दोनों क्या किए थे हम लोग, आगे भेजे थे, गति कराए थे, फिर अध्यारोपित हो गया था। ऐसे इनका कुल परिणामी तरंग निकालते हैं। ठीक है, तो परिणामी तरंग क्या हो जाएगा, y बराबर क्या होता है, y1 प्लस, किसी का भी परिणामी निकालने के लिए दोनों तरंग को आपस में क्या कर लो, जोड़ लो। किसी का भी परिणाम निकालने के लिए उनको दोनों को जोड़ लो। तो y बराबर y1 प्लस y2 किसके कारण होता है, ये अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण। किसके कारण होता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से होता है। ठीक है, चलो निकालते हैं। y बराबर y1 कितना है, a1 साइन ओमेगा t प्लस y2 कितना है, a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। बात समझ में आया। अब करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट समझिए, कहीं पर बिल्कुल ध्यान इधर उधर मत करिएगा। तो ये हो गया y बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस a2। यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ यहाँ से। किसका होता है, चलो ये नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये होता है साइन a प्लस b का, a को ओमेगा t माना गया, b को फाई माना गया। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b का होता है। ठीक है, ऐसे ही साइन है तो साइन लिखते हैं यहाँ से, एक स्थान पे ओमेगा t हो गया, फिर कॉस आ गया, b के स्थान पे फाई हो गया, फिर प्लस आ गया, फिर यहाँ कॉस हो गया, एक स्थान पे क्या हो गया, ओमेगा t हो गया, और यहाँ पर साइन हो गया, b का स्थान पे क्या हो गया, फाई हो गया। ऐसे इसको ब्रैकेट से बंद कर दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। y बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस, अब a2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो a2 साइन ओमेगा t, फिर कॉस फाई, अब प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। भाई एक बार इसमें होगा प्लस लगा, एक बार इसमें होगा मल्टीप्लाई, बीजगणित वाला लग रहा है इसमें। तो हो गया a2 कॉस ओमेगा t और यहाँ से साइन फाई। यहाँ तक बात आपको एकदम अच्छे समझ में आ गई होगी, कहीं पर समस्याएं नहीं आई होंगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो साइन ओमेगा टी, यहाँ पर देखो साइन ओमेगा टी, इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, ले लेते हैं कॉमन यहाँ से। तो y बराबर a1 प्लस a2 कॉस फाई बचा, और यहाँ से किसको बाहर करते हैं, साइन ओमेगा टी को। देखो कॉमन ले लिया, बचा a1, ये बाहर आ गया, बचा a2, यहाँ बचा कॉस फाई, ये बाहर हो गया, प्लस इसको a2 यहाँ साइन फाई को आगे लिख देते हैं, और कॉस ओमेगा टी को बाद में लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्यों लिखा गया अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कोई भी डेरिवेशन एक बार में नहीं आता। ठीक है, आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा, बस ये है, आपको स्टेप बता दिया जाए, ऐसे से लगता है, आप उसको फॉलो कर लो, उसका अनुसरण कर लो, आपको भी आने लगेगा। बात समझ में आया ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। बस ये है कि मन में बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग मत पालो कि हमें तो आएगा नहीं। कैसे नहीं आएगा, इस दुनिया में कौन ऐसी चीज़ बनी है जो कि पॉसिबल नहीं है, सब कुछ तो संभव है कर पाना। बस आपके अंदर एक लगन और जुनून होना चाहिए बस। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया सबको, बिल्कुल एक एक चीज़ें चल रहा है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, तो इन चीज़ों से आगे सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इजी बना लेते हैं। इजी कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो साइन है, यहाँ पर पूरे को हम लोग कॉस बना ले। ध्यान धरो, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस बना ले।
यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, ये यानी इसको भी साइन बना, इसको पूरा साइन बना ले, ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है। कुछ समझ में आया? यानी अगर मैं कॉस बना लूँ, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन ए प्लस बी का। और हमको चाहिए भी क्या? साइन चाहिए। क्यों चाहिए? आओ देखो थोड़ा सा, देखो जो हमारी प्रकाश तरंगे थी वो कैसा था? साइन था। जो दूसरी प्रकाश तरंगे वो भी कैसी थी? साइन थी। आगे जो आगे अध्यारोपित हुआ था वो भी कैसा था? साइन था। बात सही है भाई? ये जो डायग्राम है ये भी किसका है? साइन का है। ये भी किसका है? साइन का है। तो जो हमें परिणामी मिला था, यानी y बराबर y1 प्लस y2 मिला था, स्टार्टिंग जो बताया था, वो भी किसका डायग्राम बन रहा है? साइन का बन रहा है। ऐसे भी देखो y1 लिया साइन, y2 लिया साइन, तो जो हमारा परिणामी भी आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए? साइन ही आना चाहिए। तो साइन तभी आएगा जब यहाँ पर मान लो हम कॉस ए कर दें, यहाँ पर ये हो गया साइन बी कर दें, प्लस यहाँ पर पूरा साइन ए कर दें, यहाँ पर ये देखो कॉस बी कर दें। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन, किसका फॉर्मूला होता है बताओ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन, किसका होता है? साइन ए प्लस बी का। बताओ, हमने लिया भी साइन था, ये भी साइन लिया था, परिणामी भी क्या आया हमारा? साइन आया। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसको मान लेंगे। तो माना A1 प्लस A2 कॉस फाई को मान लेंगे R, क्या मान लेंगे? R क्या है यहाँ पर? परिणामी। R को यहाँ पर रिजल्टेंट यानी परिणामी मानते हैं। ठीक है, R इस कॉस फाई है तो यहाँ पर कॉस थीटा मान लेते हैं। ठीक, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर भी वही हाल करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो लिखा A2 साइन फाई, A2 साइन फाई को मान लेते हैं R मतलब परिणामी होता है, इसको रिजल्टेंट कहते हैं। यहाँ पर साइन फाई है तो क्या मान लोगे? साइन थे। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब बात समझ में आया कि इसको आगे पीछे क्यों लिखा गया था? ताकि मानने में आपको दिक्कत ना हो। वहाँ भी मान सकते थे A2 साइन फाई, लेकिन यहाँ से बहुत लोग यहाँ से यहाँ कूदने में दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। अब क्या करेंगे? y बराबर जहाँ पर A1 A2 कॉस फाई है वहाँ पर क्या लिख देंगे? R कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हुआ? साइन ओमेगा टी, प्लस जहाँ पर A2 साइन फाई है वहाँ पर क्या लिख देंगे? R साइन थीटा। और जहाँ पर कॉस, जो कॉस हाई है इसको कोई दिक्कत है नहीं। क्या किया गया देखो ध्यान से, यहाँ पर R कॉस थीटा लिख दिया, यहाँ पर R साइन थीटा। देखो R दोनों में कॉमन मिल रहा है तो R ले लेते हैं कॉमन, बचा क्या? कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। किसका फॉर्मूला दिखा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं हम लोग भाई, जाहिर सी बात है भाई, सोच जाए इधर करो जाए इधर करो, बात तो वही हुई। तो किसका फॉर्मूला दिख गया? ये दिख गया R, ये दिख गया साइन ओमेगा टी अब प्लस थीटा। ये हमारा निकला परिणामी प्रकाश तरंग की तीव्रता, ओ सॉरी परिणामी प्रकाश तरंग निकला। ठीक है, बात समझ में आया? आपने देखा क्या? साइन वाला देखो ये जो ग्राफ बनता है इस तरह ना, वो साइन का, ये भी प्रकाश, पहली प्रकाश तरंग ये भी साइन का था, दूसरी प्रकाश ये भी साइन, जब मिलाया तभी साइन प्राप्त हुआ हमको। ऐसे यहाँ पर ये होता गणितीय रूप, जो कि हमने प्रूफ करके देख लिया। क्या प्रूफ करके देख लिया? कि एक प्रकाश तरंग जब दूसरी प्रकाश टकराती हैं तो क्या होता है? वहाँ पर घटना घटती है, 2 घटनाएँ घटती हैं। तो पहले तो हम लोग ये प्रूफ कर लिए यहाँ पर कि हाँ अगर ये साइन ले रहे हैं, ये साइन ले रहे हैं तो अगला वाला भी साइन प्राप्त होगा। हमने गणित की भाषा में देख लिया। देखो ये y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, साइन यहाँ भी लिया, और हमने परिणामी जोड़े पूरा जोड़ घटाव के कितना आया लास्ट में, देखो फिर से साइन आया। R को बोलते हैं रिजल्टेंट, ये परिणामी प्रकाश तीव्रता आ गई, सॉरी प्रकाश तरंग आ गई, परिणामी प्रकाश तरंग आ गई, कितना? साइन के रूप में आ गया। इतना समझ में आया? तो ये आता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ें, ये पेपर में आता है आपके प्रूफ करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आया? अब आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखो जहाँ पर नहीं आया होगा बैक करके एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि सिस्टम आपके हाथों में है। इसको चाहे आप 20 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, इस जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो लिखते हैं, देखो क्या करोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ दें, यानी समीकरण 1 का वर्ग कर दें, समीकरण 2 का वर्ग करके आपस में जोड़ दें। तो लिखते हैं क्या? समीकरण 1 का ऐसे लगाते हैं 1 का वर्ग अब प्लस किसका करेंगे? समीकरण 2 का वर्ग। बात समझ, यानी समीकरण 1 का वर्ग कर दो, समीकरण 2 का वर्ग जोड़ लो, समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग करने पर। तो देखो कैसे करते हैं,
समीकरणों को जोड़ते कैसे हैं, इसका बायां पक्ष एक तरफ, इसका बायां पक्ष एक तरफ जोड़ेंगे, इसका दायां तरफ एक तरफ, इसका दायां एक तरफ जोड़ेंगे। चलो लिख देते हैं। बाएं पक्ष क्या दिया, देखो ध्यान से, a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग करना है ना। फिर क्या लिखा है, a2 और साइन क्या लिखा है, फाई का वर्ग बराबर, दायां पक्ष क्या है, r cos थीटा प्लस r sin थीटा। तो लिखेंगे r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया। अब क्या करते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा, तो इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा a1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। बात समझे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या है, a1 है, b क्या है, a2 cos फाई है। अब प्लस यहाँ पर तो करोगे तो यहाँ पर कोई होल स्क्वायर तो लगा नहीं, डायरेक्ट ओपन कर दो, a2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a2 का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, तो बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख दें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस। तो देखो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको। देखो मैच करते हैं, थोड़ा इधर करते हैं ताकि आप लोग को दिखे, कोई दिक्कत ना हो। चलो देखो ध्यान से, ये क्या है, a1 का स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है, a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस, इसको साथ लिख देते हैं a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसको एक साथ लिखते हैं। साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर a2 स्क्वायर, यहाँ पर a2 स्क्वायर कॉमन है, इसलिए a2 cos स्क्वायर फाई और a2 साइन स्क्वायर फाई प्लस एक साथ लिखा गया है। ठीक है, अब प्लस 2a1 a2 cos फाई, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचा कितना, cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर a2 स्क्वायर, यहाँ पर a2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना, cos स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पर कितना बचा, 2a1 a2 cos फाई बराबर, देखो इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर लिख दे कितना, आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना आया, a1 a2 प्लस a2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी वही फार्मूला बन गया, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, चाहे थीटा हो, चाहे a हो, चाहे b हो, लेकिन साइन और cos मिलना चाहिए, स्क्वायर भी मिलना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे थीटा जगह फाई, इसका मतलब भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा लिखेंगे नहीं, प्लस 2a1 a2 cos फाई बराबर आर स्क्वायर। समझ में आया। अब ये जाकर आपका एक फार्मूला बना, अब इस तरह बना, चाहे इसको क्या लिखते हैं, आर छोड़ देते हैं, इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये ऐसा लिख देते हैं। बात समझ में आया। तो यही फार्मूला देता है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्या कहता है कि व्यतिकरण के लिए प्रकाश की, क्या बोलते हैं, प्रकाश तरंग की परिणामी प्रकाश तरंग का सूत्र निगमन कीजिए, और सूत्र दे भी देता है ऐसे, किसी को आपको प्रूफ करना रहता है। तो ये होता है क्या, आपका गणितीय विवेचन। अब इस सूत्र के आधार पर हम लोग उनकी तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, क्या a1 प्लस a2 के लिए समपोषी होता है और a1 माइनस a2 के लिए विनाशी होता है। तो चले हम लोग, तो अब इसी के बेस पे हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, उनकी तीव्रता प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं किसके लिए, देखो वीडियो लंबा जा सकता है लेकिन आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर किसके लिए बात करते हैं, समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, ध्यान दो, समपोषी व्यतिकरण की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो अधिकतम मान के लिए ध्यान देना, अधिकतम मान के लिए ये बताओ, अधिकतम मान के लिए कैसे निकाल पाओ,
कौन सा एक सहारा इसमें ये दिख रहा है जिसके माध्यम से आप पता कर पाओगे मान अधिकतम होगा न्यूनतम? बात समझ में आ रहा है? इसमें कौन सा एक ऐसा माध्यम आपको दिख रहा है r बराबर, इसमें ऐसा कौन सा माध्यम आपको दिख रहा है जिसके बेस पर आप ये पता कर पाओगे कि हाँ मान? तो आपको केवल दिख रहा होगा फाई। फाई मतलब होता है कालांतर, इसको कहते हैं कोण बोलते हैं। तो फाई के माध्यम से ही हम लोग निकाल पाएंगे। और लिखा क्या है? कॉस फाई। तो आप बताओ कॉस फाई का अधिकतम मान कितना होता है? तो कॉस फाई मतलब वही कॉस थीटा, फाई को मान लो थीटा, तो कॉस थीटा के लिए अधिकतम मान कितना होता है? तो अधिकतम मान होता है +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। तो यहाँ पर कॉस का फाई का अधिकतम मान कितना होता है? +1 होता है। जब +1 होगा तभी यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो A1 + A2 होगी, वरना नहीं होगी। बात समझ में आ रहा? तभी वो क्या होगी? A1 + A2 होगी, वरना नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर जो फाई होगा एक किस किस कंडीशन में आ सकता है, बात समझना अच्छे से। एक किस किस कंडीशन में आ सकता है, बात चले। एक फाई का मान है तो 0 रखो, 0 पर जो सम संख्या होती है, 0 पर फिर क्या सम संख्या 2 पाई होता है, चाहे 2 पाई रखो फिर चाहे 4 पाई रखो, डैश 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 ये होता है। यानी फाई का मान कितना होगा? यहाँ फाई का मान 2n पाई होगा। क्या होगा? 2n पाई रखोगे। बात समझ में आ रहा? अगर 2n पाई होगा, n मतलब क्या है? n नंबर होता। अगर n की जगह पे 0 रखोगे तो 0 आएगा, n जगह पे 1 रखोगे कितना आएगा? 2 पाई आएगा। n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 दूना 4 पाई आएगा। n 3 रखोगे 3 दूनी 6। यानी फाई का मान अगर 2n पाई के बराबर रखते हो, n समझ गए ना? अगर 0 रखते हो तो 0 आता है, 1 रखते हो तो 2 पाई आता है। तो यहाँ पर कॉस फाई के स्थान पर चाहे 0 रखो, चाहे 2 पाई रखो, चाहे 4 पाई रखोगे, उसका मान हमेशा कितना आएगा? +1 ही आएगा। और कॉस थीटा में अधिकतम मान कितना होता है? +1 होता है। तो हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से, लिखा क्या है? r² बराबर लिखा क्या है? A1 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है? A2 का स्क्वायर +2 A1 A2 कॉस, जहाँ पर फाई है वहाँ पर कितना लिख देते हैं? 0। और हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2A1 A2, यहाँ पर cos 0 का मान होता है 1। बात समझ में आया? यानी समपोषी विनाशी के लिए तीव्रता का मान कौन निर्भर कर सकता है? cos फाई। और cos फाई क्योंकि समपोषी के लिए अधिकतम मान होता है, तो अधिकतम कैसे प्रूव किया जा सकता है? cos फाई के माध्यम से। cos फाई एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से पता कर पाओगे। तो बताओ cos थीटा में अधिकतम मान कितना होता है? +1 होता है। अब +1 लिखने के लिए cos की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? cos 0 हो या cos 2 पाई हो, चाहे cos 4 पाई हो, तभी वो 1 होगा, वरना नहीं होगा। तो ये होता इस रूप का होता है। क्यों? क्योंकि जो 2n पाई है ना, अगर n की जगह पे 0 रखोगे तो कुल टोटल 0 आ गया। अगर n की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा? 2 पाई आएगा। n जगह 2 रखोगे तो 4 पाई आ जाएगा। तो ये होता है एक बेसिक चीज़ होती जानने के लिए, बेसिक फंडा होता है, जहाँ पर ये n क्या होता है? संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है। 0 1 2 3 रखते जाओगे तो आपको ये मिलता जाएगा। और इस सब की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बात समझ में आया? अब देखो कुछ चीज़ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा A1 का स्क्वायर +A2 का स्क्वायर +2A1 A2। ये फॉर्मूला है किसका? A1 + A2 का होल स्क्वायर। और दोनों तरफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो R मैक्सिमम मतलब अधिकतम कितना आ गया? A1 + A2। देखो हम लोग प्रूफ किए थे अभी ना, आ गया। R मैक्सिमम बराबर कितना आया? A1 + A2 आ गया। और हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? समपोषी के लिए वहाँ पर देखे थे, दोनों आपस में जुड़कर इनकी तीव्रता क्या हो जाती थी? अधिकतम हो जाती थी। और हमने मैथमेटिक्स यानी गणितीय विश्लेषण के रूप में हमने देख लिया कि हाँ इस सब के देखो इसको प्रूफ किया, ये सूत्र आया और इस पर हमने प्रूफ करके देख लिया कि हाँ R मैक्सिमम कितना होता है? A1 + A2 होता है। ठीक है। ऐसे सेम किसके लिए देखेंगे? ऐसे सेम किसके लिए देखेंगे? विनाशी व्यतिकरण के लिए। किसके लिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए देखेंगे। तो उस बताओ विनाशी व्यतिकरण देखना है, और विनाशी के लिए तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो यहाँ लिखेंगे न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए। और ये बताइए न्यूनतम मान किसके माध्यम निकालोगे? cos फाई। अब बताओ cos थीटा लिखो चाहे cos फाई, बात एक ही। तो cos फाई के लिए यानी cos थीटा के लिए न्यूनतम मान कितना होता है? -1 होता है। cos में न्यूनतम मान कितना होता है? -1 होता है। भाई जाहिर सी बात है।
भाई कॉस अगर फाई का मान देखेंगे तो क्या देखेंगे, -1 देखेंगे, ठीक है। तो -1 कैसे आएगा, तो -1 आने के लिए जहाँ पर फाई है वहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो पाई हो, विषम संख्या, जैसे 1 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 5 पाई हो गया, ऐसे होना चाहिए। और इसका सिंपल फंडा होता है क्या, 2n-1 इंटू पाई, ये होता है सिंपल फंडा। ये इस रूप का होना चाहिए। n की जगह अगर 1 रखोगे 2 एकनम 2 में से 1 जाएगा तो पाई बचेगा। n जगह 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 पाई आएगा। यानी विषम नंबर आप अगर रखते हो, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, तो यहाँ पर कॉस जगह पाई रखते हो, कॉस पाई मतलब होता है कॉस 180, कॉस 180 वाली होती है -1 होती है। बात समझ में आया। ये होता है इनका बेसिक रूप। क्या फाई का मान कलांतर, मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूँ समपूसी के लिए कलांतर कितना, तो क्या बताओगे, 2n पाई होता है। अब यहाँ रख के बता सकते हो सब वैल्यू ना। और विनाशी के लिए कितना होता है, 2n-1 इंटू पाई होता है। n की जगह 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, तो समपोसी हो जाएगा। अगर n की जगह क्या रखोगे, यहाँ पर इस केस में अगर n की जगह 1 रखोगे तो 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 गया, पाई आया। तो बात समझ में आया ना। ये होता है इनका बेस। तो यहाँ पर रख के चेक कर लेते हैं क्या है, ऊपर वाले में रख देते हैं। r बराबर क्या है, a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस, फाई की जगह कितना रख देंगे, पाई। इस फाई की जगह पाई रख दिया। और कास पाई का मान होता है -1, तो क्या हो गया, r स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, कास फाई का मान होता है -1 होता है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं r स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2a1 a2। अब देखो कुछ दिखा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस -2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कट गया, तो r मिनिमम कितना आया, बोलो, a1 माइनस a2। ये जाकर हमारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आया। देखिए वीडियो लंबा गया होगा मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज़ है हम लोग एक एक चीज़ प्रूफ कर लिए किसके रूप से, गणितीय विश्लेषण रूप से। तो आई होप आपको ओवरऑल अच्छे समझ में आया होगा। कहीं पर भी समस्या आई हो तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो देखो IMP भी लिखा गया है, इसलिए स्टार्टिंग लिख दिया गया। अब आप यहाँ से इसको देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, वहाँ पर अपने डाउट को मेंशन कीजिए, ताकि आपके डाउट को पढ़कर हम लोग उसको क्लियर कर सकें, ठीक है। तो कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।